हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सेल और ऑपरेटिंग लीज बैक के सेकंड सेशन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे कि जब हम सेल कर कर लीज बैक करते हैं तो जो हमारी इनिशियल सेल्स होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं है, ऑफ मार्केट टर्म्स पे है। और इस बार जो सेल्स जो है वो अपसाइड नहीं बल्कि डाउन साइड जाने वाली है। यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस जो है हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कम होने वाला है फेयर मार्केट वैल्यू से। सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों क्या होने वाला है, कम होने वाला है फेयर मार्केट वैल्यू से। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर 45th इलस्ट्रेशन को, जो सेल और लीज बैक का क्वेश्चन था जिसमें फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की बात हो रही थी, इसको रिवर्स कर लेंगे अपने लोग। अपने आप ही वो अपना जो मेन क्वेश्चन है, वो जो हम करना चाहते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो देखिए, सेल और लीज बैक का ये क्वेश्चन है 45th, और इसकी मदद से हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सीखेंगे। सबसे पहले तो आप अपने बुक में, नोटबुक में, जहां पे भी आप इसको लिख रहे हैं, हेडिंग लगा लीजिए कि व्हेन सेलिंग प्राइस, जस्ट अ मिनट, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 27 लाख है। आप चेक कर लीजिए, 27 लाख हमारा फेयर मार्केट वैल्यू है। तो जो क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने बेच दिया था 30 लाख रुपए में, इस असेट को 30 लाख में बेच दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको 30 लाख में नहीं बेचेंगे, हम क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू से कम में बेचेंगे। लेट से इसको मैंने 24 लाख रुपीज में बेच दिया। ठीक है, तो हो गया अपना कंडीशन पूरा कि भाई जो सेलिंग हमारा हुआ है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं हुआ, यानी सेल्स जो है वो ऑफ मार्केट टर्म्स पे है, सेल्स एट ऑफ मार्केट टर्म। ठीक है ना। तो देखिए, सेल्स अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी होता है तो भी उसको ऑफ मार्केट कहेंगे, कम होता है तो भी उसको ऑफ मार्केट कहेंगे। बट कम होता है तो अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये बात अपने को सीखनी है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, यहां पर जो सेल करने वाला पर्सन है उसको यहाँ पे 3 लाख का नुकसान हो रहा है। तो पुराने जमाने में ट्रेडिशनल अकाउंटिंग की बात अगर अपन कर लें तो कोई ये सोचेगा कि भाई चलो बेचने पे नुकसान हो गया 3 लाख रुपए का। अरे भैया, नुकसान नहीं है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये 3 लाख रुपए का नुकसान नहीं है। इस चीज को समझने की क्या कोशिश करेंगे सर, कैसे समझेंगे इस चीज को। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि दोनों ट्रांजेक्शन एज ए पैकेज नेगोशिएट होते हैं, सेल और लीज बैक। आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर जो असेट्स है उसे आप मतलब 27 का असेट्स आपको मैं 24 में दे दे रहा हूं। आज आपको मैं कम अमाउंट पे करने के लिए बोल रहा हूँ। फ्यूचर में जो भी आप मुझसे लीज रेंट चार्ज करेंगे ना, वो कम चार्ज कर लेना। देखिए, होता क्या है, ज्यादा देंगे तो भविष्य में लीज रेंट ज्यादा चार्ज किया जाएगा। आज आप कम दे रहे हैं मुझे कंसिडरेशन, तो फ्यूचर में लीज रेंट कम चार्ज कर लीजिएगा। हिसाब किताब बराबर हो गया। यानी जो लेसर होगा उसको मैं ये कहूंगा कि देखो सर, मैं आपको 27 का एसेट जो है वो दे रहा हूं, लेकिन कितने में दे रहा हूं, आपको 24 में ही दे दूंगा। तो लेसर खुश हो गया, वो बोला अच्छा आप मेरे को 3 सस्ते में दे दोगे। मैं बोलूंगा देखो, सस्ता वस्ता कुछ नहीं है, आगे चलकर जो आप मुझसे लीज रेंट वसूलोगे वो 3 लाख रुपए कम वसूल लेना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसी 3 लाख रुपए को स्टैंडर्ड ने, इंडेस 116 ने क्या कहा, इंडेस 116 कहता है ये जो 3 लाख रुपए है ना, इसे हम कहेंगे लीज का प्रीपेमेंट। दिस इज टू बी नोन एज लीज प्रीपेमेंट। दोस्तों देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को समझ लिया अपन ने कि क्या कहना चाह रहा है ये फॉर्मूला, कि ये 3 लाख रुपए ये माना जाएगा कि लेसी ने लेसर को ऑलरेडी प्रीपे कर दिया है। अब क्यों ऐसा, क्योंकि ये 3 लाख रुपए फ्यूचर में आपको कम देने पड़ेंगे ना, फ्यूचर में आपको देने की दरकार नहीं है। तो अब वही बात है, चाहे आप फ्यूचर में पे ज्यादा करते, अब आपको 3 लाख रुपए पे कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स ट्रांजेक्शन तो फेयर वैल्यू पे ही होना चाहिए, ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट छुपा हुआ है उसे हमें ट्रांजेक्शन से बाहर निकालना होगा। तो अब देखिए क्या करना है अपने को, सबसे पहले वही वर्किंग नोट बनाइए, और जैसा कि डेटा अपने लोग पुराने वाले क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
लीज पेमेंट, इसके अंदर अपने को स्प्लिट करने की दरकार नहीं रहेगी ज्यादा, क्योंकि लीज पेमेंट जो है वो वैसे ही क्या है आपके कम है और कोई एडिशनल फाइनेंसिंग कंपोनेंट है नहीं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, यानी जो भी आप चुका रहे हो, जो भी मैं चुका रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, देखिए वो कितना होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएंगे कि 1 से लेकर 20 साल तक 2 लाख रुपए मुझे पे करने हैं, दैट मीन्स 40 लाख रुपए मुझे पे करने हैं। और उनका 12% से जो प्रेजेंट वैल्यू आता है वो आता है 1493,889, 1493,889। हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा एज इट इज हम लोग यहाँ पे कॉपी करके लेते हैं, ठीक है। 1493,889, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1493,889। ये तो मुझे देना है, और आपको पता है ये 1493,889 जो है, ये लीज पेमेंट जो है वो कम है। वो लीज पेमेंट मार्केट लीज रेंट, यानी मार्केट में जो लीज रेंट चलना चाहिए उसके हिसाब से ये कम है। और कितने कम है? 3 लाख रुपए कम है, 3 लाख रुपीज कम है, ठीक है। क्योंकि ये लीज का प्री पेमेंट मान लिया जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड ने कहा है, ठीक है। अब इसको रटने को तो रट भी सकते हैं, बट समझना इंपॉर्टेंट है कि 1493 के अंदर मैं इस चीज को अब जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने का लॉजिक क्या बनता है सर? लॉजिक यही बनता है कि 1493 तो फ्यूचर में मुझे देने हैं, जो कि सस्ते लीज रेंटल है, और 3 लाख रुपीज मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो पेमेंट तो किया ही नहीं, कहीं पे पेमेंट की तो कोई बात ही नहीं हुई है। तभी तो दोस्तों पेमेंट मैंने नहीं किया, इस ट्रांजेक्शन को छुपाने के लिए तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो देखा जाए तो सही मायने में मैं 17, देखिए कोई भी पर्सन ऐसे बिना फालतू में अपनी एसेट्स को घाटे पर नहीं बेचेगा। अगर उसकी फेयर वैल्यू 27 लाख है तो 27 पे ही बेचने की कोशिश करेगा वो, राइट। ना तो ज्यादा ना ही कम। स्टैंडर्ड ने क्या कहा था, दोनों साइड में आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो ना तो ओवर स्टेटेड होनी चाहिए ना अंडर स्टेटेड होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये एक्चुअल में देखा जाए तो 14 + 3 1793 889, 17,93,889 रुपीज का मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं। यानी जो आरओयू एसेट्स मैं बुक करने वाला हूं इन कंपैरिजन और इन प्रोपोर्शन टू द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जिसकी वैल्यू जो बनती है वो बनती है 17 लाख। अगर आप 14 लाख को ध्यान में रखेंगे ना, तो ये 3 लाख रुपए को आप भूल जाएंगे, और ये 3 लाख रुपए को भूलने के मतलब ही यही हुआ कि जो ट्रांजेक्शन छुपा हुआ है उसको आप पहचान ना पाए। तो ट्रांजेक्शन जो छुपा हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो यही है कि इनिशियल मेजरमेंट ऑफ आरओयू एसेट्स एट फेयर वैल्यू, इसको मैं कहता हूं इनिशियल वैल्यू ऑफ आरओयू एसेट्स एट फेयर वैल्यू। यानी whatever you are paying, that is not representing the entire payments towards the ROU assets, because you have to add 3 lakhs separately, and 17,93,889 will become the fair value of the ROU assets, ठीक है। ये 17 लाख का जो पेमेंट है, 17.9 lakhs का जो पेमेंट है, ये पेमेंट मेरे ROU assets का पेमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब ये आरओयू एसेट्स जो आप पे कर रहे हो, ये आपके टोटल एसेट्स का परसेंटेज टर्म्स में कितना है, तो एज परसेंटेज ऑफ टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो आरओयू एसेट्स जो है हमारा, इसका मेजरमेंट टोटल फेयर वैल्यू के रेफरेंस में कितना बन जाता है। तो देखिए टोटल फेयर वैल्यू हमारा 27 लाख है, 17,93,889 डिवाइडेड बाई 27 lakhs,
ठीक है ना। तो कितना परसेंटेज हो गया ये हो जाता है हमारा 66.44%। 66.44%। यानी एक तरीके से जो सेल और लीज बैक का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें मैं लीज बैक प्रोपोर्शन में, जो मेरा लीज बैक पोर्शन है उसमें 66.44% एंटायर ट्रांजैक्शन के टुवर्ड्स अ पोर्शन करने की बात कर रहा हूं। यानी ये मेरा रिटेन्ड पोर्शन हो गया। कैन आई से 66.44% इज रिटेन्ड पोर्शन। तो जब आपको पता है रिटेन्ड पोर्शन 66 है तो सोल्ड पोर्शन बैलेंसिंग फिगर में निकल सकता है ना, क्योंकि टोटल पोर्शन जो होता है वो आपको पता है 100% होगा, राइट। टोटल इज 100%, रिटेन्ड इज 66.44, तो जो सोल्ड पोर्शन होगा वो होगा 33.56%। 33.56%। ठीक है। तो ये हमारा सोल्ड पोर्शन निकल गया। तो फर्स्ट वर्किंग नोट में मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, आरओयू एसेट्स का परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, जितना मैंने रिटेन किया और जितना मैंने सोल्ड किया उसका भी मैंने परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। करेक्ट। तो फर्स्ट वर्किंग नोट का आप हेडिंग लगा दीजिए चाहे परसेंटेज। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का अपन ने कैलकुलेशन यहाँ पे शो नहीं किया है, पुराने वाले क्वेश्चन से पिकअप कर लिया है। तो जैसे अब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन रहेगा तो डेफिनेटली उस हिसाब से वर्किंग नोट बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का फर्स्ट वर्किंग नोट हो जाएगा, फर्स्ट वर्किंग नोट में लिख देता हूं यहाँ पे पीवी ऑफ लीज पेमेंट, है ना। अब डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया 1493,889। फिर ये मेरा सेकेंड वर्किंग नोट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वर्किंग नोट का हेडिंग क्या लिख देंगे, परसेंटेज ऑफ आरओयू एसेट्स रिटेन्ड एंड सोल्ड। यानी आरओयू एसेट्स आपने कितनी तो रिटेन कर ली और कितना आपने बेच दिया, ये हमने सेकेंड वर्किंग नोट में निकाल लिया। ठीक है, विच इज कमिंग टू 66.44% रिटेन्ड पोर्शन एंड 33.56% सोल्ड पोर्शन। ये दोनों वर्किंग नोट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा किया हमने इसमें, मैंने लीज पेमेंट 3 लाख रुपए इसमें जोड़े। ये आपकी नई चीज थी इसके अंदर, इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो 1493 है वो तो मैन्युपुलेटेड प्राइस है, वो तो जो आप दिखा रहे हो किताबों में वो है। असली मायने में सब्सटैंशियल, अगर अपन बात करते हैं सब्सटेंस की बात करते हैं तो असली मायने में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 14.93 फ्यूचर में जो है वो सस्ता है 3 लाख रुपए। ठीक है, वो सस्ता है 3 लाख रुपए, तो जो सस्ता है उससे आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो असली मायने में देखा जाए तो पेमेंट जो हो रहा है वो 17.93 का हो रहा है परसेंटेज आगे। चलिए अब क्या करना है, वही वर्किंग नोट नंबर 3 में गेन की कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो गेन लॉस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। गेन ऑन सेल्स, ठीक है, गेन ऑन सेल्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो देखिए आपने ट्रांजेक्शन भले ही फेयर वैल्यू पे नहीं किया, लेकिन हमने तो प्री पेमेंट को ऐड कर कर अपने आप ही इसको फेयर वैल्यू पे ला दिए। यानी आपने भले ही चाहे 24 रुपीज में बेचा हो, लेकिन ये जो 3 रुपए का प्री पेमेंट है इसको हम जैसे ही ट्रांजेक्शन में ऐड करते हैं तो ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू पे हो जाता है 27 पे। इसका मतलब जिस चीज को आप 27 में बेच रहे हो
फेयर वैल्यू जिसकी 27 लैक्स है, लेस कैरिंग अमाउंट कितना है इसका? कैरिंग अमाउंट 15 लाख था ना बुक्स के अंदर इस चीज का। कैरिंग अमाउंट जो है वो कितना था? 15 लाख था। ठीक है, तो जो हमारा इसमें गेन आ रहा था 12 लाख है। अब 12 लाख का पूरा गेन तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, 12 लैक्स रुपीज का पूरा गेन तो हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते। गेन ऑन सेल्स की अगर अपन बात करें तो 12 लाख रुपए का पूरा गेन तो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे सर? जितना पोर्शन सोल्ड कर दिया है उसको हम कहेंगे गेन नॉट टू बी रिकॉर्डेड। गेन नॉट टू बी रिकॉर्डेड यानी जिस चीज को बेचा नहीं है उसका गेन नहीं रिकॉर्ड कर सकते। सो गेन नॉट टू बी रिकॉर्डेड लिख दीजिए। ठीक है, फॉर सोल्ड पोर्शन, सॉरी रिटेन्ड पोर्शन, उल्टा बोल दिया शायद मैंने पहले भी, तो उसको करेक्ट कर लेना दोस्तों, माफी चाहता हूं। रिटेन्ड पोर्शन जो है उसका गेन मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगा, है ना? पहले मैंने उल्टा बोल दिया तो माफ करिएगा दोस्तों। गेन जो मैंने सॉरी पोर्शन जो मैंने रिटेन कर लिया है उसका गेन मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो असेट पहले था अभी भी है, उस पे कैसे बैठे बैठे गेन रिकॉर्ड कर लूं? जो बेचा है उसी पे तो गेन रिकॉर्ड कर पाऊंगा ना। तो गेन नॉट टू बी रिकॉर्डेड फॉर रिटेन्ड पोर्शन, तो रिटेन्ड पोर्शन है मेरा 66.44%। 66.44%। ठीक है, तो ये अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूं तो आ जाएगा गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड। गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड, है ना? तो देखिए 12 लैक्स का डायरेक्ट आप क्या निकाल दीजिए, 33.56 निकाल दीजिए चाहे तो, 4,02,720। ठीक है, और जो नहीं रिकॉर्ड होगा वो क्या है? वो है 66.44%। ये इफेक्टिवली आपके पास रह गया, तो इस गेन को हम नहीं रिकॉर्ड करने की परमिशन देंगे, विच इज 797,280। तो जैसे कि पहले हम गेन लॉस निकालते थे, वही ये दो तरीके वही वाले हैं, आप वैसे ही करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए, प्रेजेंटेशन इज जस्ट अ मैटर ऑफ सम डिफरेंशिएशन, कैसे भी प्रेजेंट करिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जामिनर को जो गेन जो रिकॉग्नाइज आपने किया है उससे मतलब रहेगा, वो सही हो गया तो वो स्टेप के नंबर दे देगा, अदरवाइज इस स्टेप को डेकोरेट करने के कोई नंबर अपने को नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलिए थर्ड वर्किंग नोट बना लिया भाई, जो जो कैलकुलेशन करनी है सबके वर्किंग नोट बना बना के एग्जामिनर को दिखाते रहो, ताकि अपने स्टेप में नंबर कहीं लूज ना हो जाए। अच्छा, वर्किंग नोट 3 होने के बाद में अपने लोग अब क्या करेंगे, फोर्थ वर्किंग नोट में, फोर्थ वर्किंग नोट में क्या करेंगे, है ना? वर्किंग नोट 3 हो गया अपना, ये देखिए थर्ड वर्किंग नोट हो गया। थर्ड वर्किंग नोट के बाद में फोर्थ वर्किंग नोट में जो मेरा कैरिंग अमाउंट है उसका अलोकेशन करेंगे, परसेंटेज या प्रपोर्शन अलोकेशन जो भी कहना चाहें। कैरिंग अमाउंट, तो देखिए कैरिंग अमाउंट मेरा जो है बुक्स पे 15 लाख है, सोल्ड पोर्शन, रिटेन्ड पोर्शन, है ना? तो सोल्ड से मुझे वैसे कोई तो मतलब तो है नहीं, मुझे तो रिटेन्ड पोर्शन से मतलब है, क्योंकि रिटेन्ड पोर्शन को मैं आरओयू एसेट्स के रूप में बुक करूंगा। तो रिटेन्ड पोर्शन जो है वो है 66.44, 66.44%। ठीक है, और सोल्ड है 33.56। तो 15 लाख का 66.44%, 996,600
996,600। और ये 15 लाख का जो 33.56 है, ये अपने लोग गेन को कैलकुलेट करने में काम आता है। ये गेन को कैलकुलेट करने में काम आता। तो कैसे करते गेन कैलकुलेट अपने लोग? भाई जो अपन ने बेचा है, राइट, उसको देखिए दूसरे वाले तरीके से भी बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत वो जो है ना रहे। फेयर वैल्यू 27 लैक्स, इसका सोल्ड परसेंटेज जो है वो 33.56 है। तो ये सेल्स कंसिडरेशन हो गया 27 लाख का 33.56%। 906,120 लेस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स सोल्ड। कितना असेट है जो आपने बेच दिया, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड ये रहा 503,400, 503,400। तो 4,02,720 गेन। ठीक है, चलो अब देखो मैच करा लो। 4 to 720, 4 to 720 मैच होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप समझ गए ना दोस्तों। तो आपको ये सारी चीजें रिपीटेशन सी लग रही होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा चीजें। और चौथा वर्किंग नोट हो गया अलोकेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। अब रही बचती है तो जर्नल एंट्रीज बचती है। तो जर्नल एंट्री जो होगी वो हमारे वर्किंग नोट से अमाउंट जो है वो आ जाएंगे। सबसे पहले ROU एसेट्स बुक कर लेते हैं अपने लोग। ठीक है, फिर सेल किया तो सेल प्रोसीड्स हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, लीज लाइबिलिटी जो होगी उसे लीज लाइबिलिटी के रूप में बुक किया जाएगा। गेन ऑन सेल्स P&L में ट्रांसफर किया जाएगा। और क्या रहता है इसमें, सारी चीजें हो गई ना। ROU एसेट्स बुक हो गया, बैंक कैश डेबिट हो जाएगा, लीज लाइबिलिटी बुक हो गई, गेन ऑन सेल्स जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डी रिकॉग्नाइज भी करना है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कैरिंग अमाउंट 15 लाख बताया गया था। तो 15 लाख से कैरिंग अमाउंट को आप डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए। गेन ऑन सेल्स कितना बुक करना है? 402,720। ये लीजिए 402,720 गेन ऑन सेल्स बुक कर देते हैं। ROU एसेट्स कितना बुक करना है? ROU एसेट्स से ये रहा रिटेन्ड 15 लैक्स का रिटेन्ड प्रीवियस कैरिंग अमाउंट का ही निकालिएगा आप, फेयर वैल्यू का मत निकाल देना। तो ये हो जाएगा 996,600, 996,600। और कुल मिला के सेल प्रोसीड जो हुई थी वो 24 लाख रुपए की हुई थी। बराबर है कि नहीं है? लीज लाइबिलिटी हमारी कितनी होगी, जो लीज पेमेंट हमें करने हैं फ्यूचर में, विच इज 1493,889, 1493,889। ये एंट्री जो है अब टैली होनी चाहिए, तो हमारा अकाउंटिंग जो है सब कुछ सही हो गया होगा। अदरवाइज कोई ना कोई गड़बड़ हो गई होगी। तो देख लीजिए, टोटल करके देख लीजिए मैच होता है कि नहीं होता। ये होता है 996,600 प्लस 24 लैक्स, 33,96,600, है ना। और क्रेडिट में 1493,889, 402,720, 15 लाख, 33,96,609। तो ये जो डिफरेंस है 2-4 रुपए का, ये किसकी वजह से है? अपना राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से है। तो
लीज लाइबिलिटी और गेन को अपने लोग उसके बेसिस पे राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो जो भी हमारा जो लीज लाइबिलिटी और गेन जो आप देख रहे हैं, ये परसेंटेज जो निकल रहा है 9 रुपए का, इसमें डिफरेंस आ रहा है, 9 रुपीज का डिफरेंस है। तो ये कोई राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से है, बिकॉज यहाँ पे ये राउंडिंग ऑफ एरर है, यहाँ पे एरर हो रहा है, फिर बाद में वो आगे कैरी ऑन हो जाता है। तो अपने लोग या तो लीज लाइबिलिटी में एडजस्ट कर देंगे या प्रॉफिट लॉस में इसको एडजस्ट कर देंगे, कहीं पे भी एडजस्ट कर दीजिए। ये 889 है तो आप इसको 880 कर दीजिए, है ना। 89 को यहाँ पे आप 80 भी कर सकते हैं, गेन में एडजस्ट कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट आपको बैलेंस तो करना ही पड़ेंगे। तो बात ये हो गई अपनी, चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम अपना होता है जब कौन सा कंडीशन हो, अपना कंडीशन हो कि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है फेयर मार्केट, ठीक है ना। तो एजुकेशनल मटेरियल वाला क्वेश्चन भी कराई दूं क्या, वो भी कर लो। एजुकेशनल मटेरियल में ये क्वेश्चन था ना, अमाउंट चेंज हो जाएगी बस, है ना, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 को भी आप रिवर्स करके करें, खुद करने की कोशिश करें, फिर बाद में वीडियो देख के उसको टैली कर लें कि क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर अपन बात करें तो इसको भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 24 ऑफ एजुकेशनल मटेरियल, ठीक है ना। इसको अपने लोग चेंज कर रहे हैं, रिवर्स करेंगे इसको, जहाँ पे कैरिंग अमाउंट एसेट का है 5 लाख, सेल प्राइस हम लोग चेंज करेंगे, फेयर वैल्यू है 9 लाख, लीज पेमेंट जो है वो है 80,000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और लीज टर्म जो है हमारा वो 15 साल का है ना, बराबर है, ठीक है। तो इस बार सेलिंग प्राइस हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस इस बार रख लेते हैं 8 लाख। तो जैसे ही सेलिंग प्राइस 8 लाख रखा हमने, तो हमारी कंडीशन जो है वो मैच होती है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है फेयर वैल्यू से, क्योंकि फेयर वैल्यू 9 लैक्स है, सेलिंग प्राइस 8 लैक्स है। तो जो डिफरेंस 1 लाख होगा उसे हम क्या मानते हैं, प्रीपेड लीज रेंटल मान लेते हैं। उसके बेसिस पे आरओयू के परसेंटेज निकाले जाएंगे, ठीक है। तो इसके डेटा अपने पास में है ही, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन 24 ईएम को हमने कर दिया मॉडिफाइड, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप करें फटाफट से, फिर बाद में वीडियो देख लेंगे आप और मैच कर लीजिएगा फाइनल आंसर क्या आता है। रिपीटिशन रहेगा अपना पुराने वाले स्टेप्स का, बट एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर बाद में आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात बाद में कभी होगी नहीं। तो आइए फर्स्ट वर्किंग नोट में पीवी ऑफ लीज रेंटल, फर्स्ट वर्किंग नोट में क्या निकालें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, 80,000 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो वो निकाली हुई वैल्यू है वो काम में ले लेता हूँ। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में निकाला था ना, 1 से लेके 15 साल तक 80,000 का जो लीज पेमेंट करेंगे, 10% की डिस्काउंट रेट है हमारे इस क्वेश्चन में। तो 10% की डिस्काउंट रेट के बेसिस पर ये प्रेजेंट वैल्यू आती है 608,486। 608,486, इसमें हमारी डिस्काउंट रेट जो है 10%, है ना। तो लीज पेमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आ गया 608,486। वही वाली बात, कैसे बिल्ड करेंगे क्वेश्चन को, कि भाई कोई भी पर्सन अपना फेयर वैल्यू 9 लाख का एसेट 8 में क्यों बेचेगा, सस्ते में क्यों बेचेगा, है ना। सस्ते में इसीलिए बेचेगा क्योंकि भविष्य में जो उसे लीज पेमेंट चुकाने हैं वो उसके अंदर भी उसको कुछ रियायत कंसेशन मिल जाएगा, कम चुकाएगा वो, क्योंकि वो आज पहले ही इस लॉस के माध्यम से प्रीपेड लीज रेंटल चुका रहा है। सो ये अपना इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है। सेकेंड वर्किंग नोट में हम लोग आरओयू एसेट्स का जो फेयर वैल्यू होगा, असली मायने में जो फेयर वैल्यू होना चाहिए आरओयू एसेट्स का, वो निकाल लेते हैं।
राइट ऑफ यूज एसेट्स का फेयर वैल्यू। तो कैसे होगा इसमें, एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ये तो आप दे ही रहे हो सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 608486 ये तो मैं पे कर ही रहा हूं, ठीक है, बट ये कम है, कितना कम है, ये 1 लाख रुपए कम है, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्रीपेड लीज रेंटल, लीज प्रीपेमेंट्स, कुछ भी कह दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 708486 ये हो गया मेरा आरओयू एसेट्स का फेयर वैल्यू, ठीक है। अब इसको एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं, आरओयू एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ फेयर वैल्यू। आरओयू एसेट्स एज परसेंटेज ऑफ फेयर वैल्यू, टोटल फेयर वैल्यू कितना है, टोटल फेयर वैल्यू है पूरे के पूरे एसेट्स का 9 लाख, है ना। तो आरओयू का परसेंटेज कितना होगा, ये हो जाएगा सर 9 लाख टोटल है, और 708486, 708486। तो काफी पोर्शन जो है रिटेन रह गया है, 78.72%, 78.72%। तो ये 78.72% निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये कैसे निकलता है, प्रीपेड लीज रेंटल को ऐड करने से। क्यों ऐड किया इस चीज को हमने, रीजन क्या है, क्योंकि जो 1 लाख रुपए में सस्ता आज बेच रहा हूं एसेट्स को, सेल प्रोसीड जो मेरे पास में कम आ रही है, उसमें जो मुझे लॉस हो रहा है, ये लॉस कंपनसेट हो जाएगा फ्यूचर लीज पेमेंट के माध्यम से, क्योंकि फ्यूचर में आपसे लीज पेमेंट सस्ते लिए जा रहे हैं। तो बात तो वही हो गई, फिर बाद में लीज पेमेंट सस्ते कराने का क्या मतलब हुआ, वो सस्ते कराने का मतलब यही हो गया दोस्तों, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं दोनों जनों की मिली भगत है। अब वही दोनों जनों की जो बैक एंड के अंदर जो इंटेंशन चलते रहते हैं, उन इंटेंशन को ही तो ये आईएफआरएस निकालना चाहता है कि सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन को पिक करके बुक करने की कोशिश करें, रादर देन जो ऊपर ऊपर दिख रहा है, ठीक है। चलिए, आरओयू का परसेंटेज जब निकल गया तो इसको हम कहते हैं रिटेन्ड पोर्शन। 78.72 को हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड पोर्शन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो जब ये रिटेन्ड है तो सोल्ड परसेंटेज भी आ जाएगा ना, सोल्ड, या फिर इसको ऐसे लिखना चाहिए ट्रांसफर्ड, ठीक है, सोल्ड और ट्रांसफर्ड। तो जब अपने को पता है कि भैया 100% का टोटल काम होने वाला है, उसमें से 78.72 रह गया, तो 21.28 बिक गया, 21.28 जो है हमारा सोल्ड या फिर ट्रांसफर्ड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एसेट्स रिटेन्ड और परसेंटेज ऑफ एसेट्स सोल्ड, इस वर्किंग नोट का नाम ये लिख लेना चाहिए, परसेंटेज ऑफ एसेट्स रिटेन्ड या परसेंटेज ऑफ एसेट्स सोल्ड। परसेंटेज एसेट्स रिटेन्ड एंड ट्रांसफर, है ना। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन भी हो गई। अब कैलकुलेशन किसकी कर लें, कैरिंग अमाउंट की कर लीजिए, गेन की कर लीजिए, जैसे ही आपकी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में ही हो। तो कैरिंग अमाउंट की कर लीजिए, कैरिंग अमाउंट का अलोकेशन, कैरिंग अमाउंट अलोकेशन, तो कैरिंग अमाउंट का जो अलोकेशन होगा वो क्या होगा, देखिए, कैरिंग अमाउंट बुक्स के अंदर है 5 लाख, तो रिटेन्ड
राइट ऑफ यूज एसेट्स और ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड। रिटेन कितना रह गया हमारे पास, 78.72, ट्रांसफर्ड कितना हो गया 21.28। ठीक है, 5 लाख इंटू 78.72%, 393,600, ये हो गया ROU एसेट्स का वैल्यूएशन, जर्नल एंट्री में काम आ जाएगा। और ट्रांसफर्ड किया वो गेन निकालने के काम आ जाएगा, 1,06,400। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग नोट में गेन और लॉस बना लीजिए। ये वाला हो गया अपना कैरिंग अमाउंट का एलोकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्किंग नोट में गेन और लॉस बना लीजिए। गेन लॉस ऑन सेल्स, तो गेन लॉस उतना ही रिकॉर्ड किया जाएगा जितना आपने इफेक्टिवली एसेट जो है वो बेच दिया है। तो इफेक्टिवली मैंने एसेट जो बेचा है वो सिर्फ 21.28% ही बेचा है। तो देखिए, फेयर वैल्यू 9 lakhs है और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सोल्ड विच इज 1,06,400। ठीक है, 9 लाख का फिर आप कितना ले लीजिए, उतना ही ले लीजिए, 21.28%। इसको भी कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें भी आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप वैसा कर सकते हैं, कोई आपको पाबंदी नहीं है। 191,520, 191,520 इतने में बेचा मैंने इतने का सामान, तो हो गया मुझे गेन। ₹85,120 का गेन हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, दूसरे तरीके से निकालना है तो वैसे भी निकाल लीजिए भाई, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट, सीधा डिफरेंस लीजिए, 9 lakhs, कैरिंग अमाउंट 5 लाख, 4 लाख हो गया। तो बट ये 4 लाख में से ये 4 लाख का गेन मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता, गेन नॉट टू बी रिकॉर्डेड। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं किया। तो रिकॉर्ड कितना कर पाऊंगा, बचा हुआ बैलेंस आ जाएगा कितना परसेंट, 78.72%। 78.72%, 3,14,880 का 3,14,880 का गेन नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगा तो कर कितने का पाऊंगा, 85,120 रुपए का गेन बुक कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला देखिए ऑल्टरनेटिव सेम ही रहता है। चलिए, हो गया गेन लॉस का वर्किंग नोट, ये हो गया आपका, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या है, जर्नल एंट्री पास कर देनी है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री वही होगी अपनी, हाँ जी। ROU एसेट्स कितने से बुक करना है, ROU एसेट से बुक करना है सर
393,600 से, 393,600 से बैंक कितने से डेबिट करना है? 8 लाख में बेचा था ना, 8 लाख रुपए में बेच दिया, ये लीजिए 8 लाख रुपए से बैंक डेबिट कर दीजिए। लीज लाइबिलिटी कितनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो आपको फ्यूचर में देने हैं, विच इज 608,486 है ना, 608,486, 608,486। गेन ऑन सेल्स कितना होगा? 85,120। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 5 लाख से, ठीक है। तो दोनों साइड का टोटल देख लीजिए, 393,600 प्लस 8 लैक्स 1193,600 हो गया ये 11,85,120 प्लस 8486 1193,600। इसमें भी कुछ 5-6 रुपए का फर्क आ रहा है, तो ये 86 की जगह आप इसको 80 कर सकते हैं, या फिर गेन में एडजस्ट कर दीजिएगा, तो बात वही हो जाएगी। तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, है ना। ये जो अदर वे था इसका, ये अदर वे हमारे पास में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। ये वाला इलस्ट्रेशन, दोनों इलस्ट्रेशन मैंने आपको अदर वे अराउंड भी बता दिए हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट अब रहा होगा, है ना। क्रूशियल काम इसमें क्या है अपना, आरओयू का परसेंटेज निकालते समय ये प्रीपेड लीज रेंट को जोड़ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। आरओयू का परसेंटेज गलत निकल गया तो फिर बाद में गलत ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। दोनों काम हो गया। अच्छा सर, एक बात तो बाकी रह गई, वो वाला क्या करेगा, मतलब बायर जो लेसर है वो क्या एंट्री पास करेगा? तो देखिए बायर क्या एंट्री पास करेगा, चलो आप ही बताओ, बायर क्या पास करेगा? यहां पे बायर लेसर, इसकी क्या अकाउंटिंग करेगा? क्योंकि पेमेंट तो इसी लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पेमेंट तो उसने कितना दिया है? 8 लाख ही दिया है। अब आप कहते हो असेट्स को तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो असेट्स कितने का है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तो 9 लाख का है। अरे सर एंट्री तो मैच नहीं हुई, 1 लाख का डिफरेंस आ गया, क्या करें? देखिए, जब सामने आपने कहा था कि हमने एक तरीके से ये प्रीपेड लीज रेंटल के रूप में एडजस्ट किया है, तो जब आपके लिए कोई चीज प्रीपेड है तो सामने सामने वाले के लिए वो क्या है? आपने प्रीपेड जिस चीज को किया, तो सामने वाले के लिए क्या होगा दोस्तों? सामने वाले के लिए वो होगा एडवांस लीज पेमेंट्स लिखना चाहिए। रेंट में जब जब भी बोलता हूं उसको पेमेंट लिखेंगे, रेंट उचित शब्द नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू एडवांस लीज पेमेंट, इसकी अकाउंटिंग हो गई। अब ये क्या करेगा दोस्तों, जब जब भी इसको जो लीज रेंटल मिलेंगे, वो लीज रेंटल अपने प्रॉफिट लॉस में लेके जाएगा। साथ ही साथ ये जो एडवांस लीज पेमेंट है ना, इसको ओवर द लीज टर्म to be recognized in P&L, to be recognized in P&L over the lease term, यानी इससे एक बार में नहीं बल्कि ओवर द लीज टर्म। अगर मान लीजिए लीज टर्म आपका 15 साल है, तो 15 साल में, 10 साल है तो 10 साल में, ऐसे धीरे धीरे करके प्रॉफिट लॉस में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। क्योंकि जो इसको लीज रेंट मिलेंगे वो तो कम मिलेंगे, जैसे कि आपको पता ही है, इसको लीज रेंट हर साल कितने मिलने वाला है? 80,000। तो 80,000 तो ये पीएनएल में लेके जाएगा ही जाएगा, प्लस और क्या लेके जाएगा पीएनएल में? ये 1 लाख डिवाइडेड बाई 15, ये होता है 6,667। तो ये वो लीज पेमेंट है जो मिलने चाहिए थे, है ना। तो फेयर लीज रेंटल तो 86,667 के बनते हैं, बट आपको सामने वाले ने कह दिया 80,000 ही दे देना। अरे क्यों दे देना 80,000?
क्योंकि सामने वाले ने जब एसेट बेचा था ना, उस समय वो लॉस में आके एसेट बेच दिया, उसने सस्ता बेच दिया। तो सस्ता इसीलिए बेचा था ताकि आपके लीज रेंटल भी फ्यूचर के सस्ते कर दिए जाए। तो बट ये काम जो आपने सोचा वो काम तो आया नहीं, हो तो वही रहा है जो होना चाहिए, सब कुछ फेयर अकाउंटिंग हो रही है। अब आपके प्रॉफिट लॉस के अंदर जो लीज रेंटल की बुकिंग है वो 86 की होनी चाहिए, तो 86 की हो रही है, चाहे आप 80,000 कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लीजिए, 80,000 तो सीधा सीधा पीएनएल में जाएगा, प्लस 6,667 एडवांस लीज रेंटल एवरी ईयर, it shall be amortized to your statement and P&L, making the correct lease rental to be shown in the statement of profit and loss, that is known as fair financial reporting। जो होना चाहिए वही हो, चाहे आप कितनी भी प्लानिंग क्यों ना करें, जो चीज सही होनी चाहिए वही हो रही है। पुराने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ओपन उसके अंदर भी कर लीजिए, चाहे ये वाली एंट्री पास आप, उसके अंदर बायर लेसर क्या एंट्री पास करेगा, देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू 27 लाख है, आप दे तो 24 लाख ही रहे हैं, तो जब आप 24 लाख दे रहे हैं तो 3 लाख आपको देने क्यों नहीं पड़ रहे, क्योंकि आप लीज रेंट सस्ता कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए एडवांस लीज पेमेंट 3 लाख, और 3 लाख रुपए को अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, P&L, इन P&L ओवर द लीज पीरियड, ठीक है ना। इसको रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में ओवर द लीज। तो सारा का सारा काम अब हो गया अपना सेल और लीज बैक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंड AS 116 का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सर अभी तो खत्म नहीं हुआ सेल और लीज बैक, सेल और फाइनेंस लीज बैक तो बाकी है। देखिए दोस्तों, सेल और फाइनेंस लीज बैक जो है वो एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ, सेल और फाइनेंस लीज बैक से इजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेल और फाइनेंस लीज बैक में सेल जो शब्द है वो अपने आप में वॉइड अब इनिशियो है, क्योंकि अगर मैंने सेल किया और फाइनेंस लीज बैक पे उसको वापस ले लिया तो ये तो इंड AS के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन हो गया। कैसे, क्योंकि सेल करने के लिए कंट्रोल ट्रांसफर होना चाहिए और फाइनेंस लीज पे एसेट वापस लेने के लिए भी कंट्रोल होना चाहिए, तो मतलब आपने कंट्रोल ट्रांसफर किया और कंट्रोल ट्रांसफर हो गया आपके पास वापस आ गया, तो कंट्रोल तो आपके पास ही रह गया ना, यू रिटेन्ड द कंट्रोल एज इट इज, तो आपने अपना कंट्रोल छोड़ा ही नहीं है, और जब कंट्रोल छोड़ा नहीं है तो सेल की अकाउंटिंग ही नहीं होगी। सेल और फाइनेंस लीज बैक इज अ प्योर फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ओनली द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट विल बी अकाउंट फॉर, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए, जैसे सपोज करिए ये 1 लाख रुपए का एसेट है, ये मैंने पहले सेल किया फिर वापस लीज बैक पे ले लिया और फाइनेंस लीज बैक पे लिया। कौन सा नेचर है, अभी तो सेल और ऑपरेटिंग लीज बैक पढ़ रहे थे ना, अभी अपन पढ़ेंगे सेल और फाइनेंस लीज बैक। तो ये 1 लाख रुपए का एसेट मैंने बेचा और बेचकर मैंने इनको वापस भी ले लिया, किस पर, लीज बैक पे ले लिया। तो यहां पे एज पर इंड AS 115 दिस इज नॉट अ सेल, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सेल्स ट्रांजेक्शन, यानी इंड AS कहता है क्या बेवकूफ बना रहे हो, ये सेल्स है ही नहीं, इसलिए सेल्स की तो कोई एंट्री ही नहीं होगी। तो जब सेल्स की एंट्री नहीं होगी तो एसेट आपके बुक से तो डी रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ, तो फिर उसको वापस से री रिकॉग्नाइज करने की क्या बात करेंगे, यानी एसेट्स आपके बुक में रह जाएगा। नाउ सिर्फ अपने एसेट्स का नाम चेंज कर देंगे आप, ओन्ड एसेट से वो अब एसेट्स आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से लीज्ड एसेट्स के रूप में क्लासिफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीज्ड एसेट्स के रूप में क्लासिफाई हो जाएगा। अच्छा तो सर हमें पैसा तो मिला है, हाँ बिल्कुल मिला है, तो ये पैसे का क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो आप कहते हो सर सेल्स की एंट्री नहीं पास करनी, चलो ठीक है, हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, PPE को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, मना कर दिया आपने, और हमें ये समझ में भी आ गया, क्योंकि जब कंट्रोल ही ट्रांसफर नहीं हुआ, सामान ही मेरा है, वापस फाइनेंस लीज पे घूम के मेरे पास में आ गया,
तो फिर बाद में मैं इसको क्यों डी रिकॉग्नाइज करूंगा? चलो ठीक है, ये समझ में आ गया, बट सर सामने वाले ने तो पैसा दे दिया ना 1 लाख रुपए अपने को, या जो भी ये पैसा देगा अपने को, ये पैसे का क्या करेंगे, कहां पे क्रेडिट करेंगे? कहा ना, ये फाइनेंस नेचर का ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी बुक करी जाएगी कितने रुपए से? जितने का कंसिडरेशन उसने दिया है। और ये 1 लाख रुपए को प्योर फाइनेंस ट्रांजेक्शन के रूप में देखा जाएगा। इट विल बी कैरिड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, 1 लाख को अमोर्टाइज कॉस्ट पे कैरी करेंगे, जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट होगी उससे ये बढ़ेगा, लीज पेमेंट से माइनस हो जाएगा, बढ़ेगा माइनस होगा, बढ़ेगा माइनस होगा, ऐसे करते करते ओवर अ पीरियड ये जीरो हो जाएगा। जैसे बैंक से लोन नहीं लेते, लोन लेने की क्या अकाउंटिंग होगी, वही अकाउंटिंग यहाँ पे हो रही है। आइए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, राइट अप के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ट्रांजेक्शन इन विच द ट्रांसफर ऑफ एसेट इज नॉट अ सेल, जिसको हम लोग बोलने के लिए कह सकते हैं कि ये सेल और फाइनेंस लीज बैक है, जबकि सेल और फाइनेंस लीज बैक जैसा कोई शब्द इंड एस ने यूज नहीं किया है, क्योंकि कहते हैं कि जब फाइनेंस लीज बैक होता है तो फिर वो सेल ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी ही एब्सेंट है इंड एस में, बट वो समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो कहता है, देखिए, if the transfer of an asset by the seller lessee does not satisfy the requirements of Ind AS 115 to be accounted for as a sale of the asset, तो कहता है the seller lessee shall continue to recognize the transferred asset and shall recognize a financial liability equal to the transfer proceeds. It shall account for the financial liability applying Ind AS 109. यही बात मैंने भी बताई है आपको कि देखिए, सेल तो बुक होगी नहीं, तो जो प्रोसीड मिला उसकी क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट तो कर दिया, क्योंकि बैंक डेबिट करने में क्या जोर आया, क्योंकि वो तो स्टेटमेंट में दिख रहा होगा, आपके बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ गया, आपके अकाउंट में पैसा तो जमा हो गया। अब लाइबिलिटी क्या करेंगे, मतलब टू साइड, क्रेडिट साइड किसको बुक करेंगे? भाई जो पैसा मिला ना वो फाइनेंस है, उसे लोन बुक करें, उसे लाइबिलिटी बुक करें, जिसे आप एसीएम मेथड से इंड एस 109 के तौर तरीकों के हिसाब से आगे लेकर चलेंगे। अब ये तो आपको पता ही है एसीएम क्या होता है। फिर कहता है, thus the seller lessee account for the transaction as a financing transaction, pure financing transaction है, and the seller lessee keeps the transferred asset subject to the sale and lease back transaction on its balance sheet and accounts for amounts received as financial liability as per 109. Seller lessee decreases the FL by payment made less the portion considered as interest expenses. ACM का explanation इसने दिया है, जो कि आप सब अच्छे से जानते हैं। बायर लेसर क्या करेगा? अरे बायर लेसर एडवांस बुक करेगा, उल्टी एंट्री पास करेगा ना इसकी। जैसे आपने ये वाले एंट्री पास करी तो वो टू साइड में बैंक लिखता है, ये सेलर लेसर की एंट्री है, सॉरी सेलर लेसी की एंट्री हो गई एक प्रकार से। और बायर लेसर क्या करेगा? बायर लेसर करेगा टू बैंक, उसने तो पैसा दे दिया, जो भी पैसा उसने दिया, ठीक है। और डेबिट किसको करेगा? ये डेबिट करेगा फाइनेंशियल एसेट एडवांसेस, है ना, फाइनेंशियल एसेट एडवांसेस, आपके नाम से जो भी खाता होगा उसके अंदर आ जाएगा पैसा, और बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट एडवांसेस के रूप में वही करंट नॉन करंट के हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। तो बायर लेसर शैल नॉट रिकॉग्नाइज द ट्रांसफर्ड एसेट एंड शैल रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल एसेट। जब उसने एसेट रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो एसेट को ट्रांसफर किस अधिकार से कर सकता है ना। तो सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ तो इसके लिए वो परचेज ट्रांजैक्शन भी नहीं है, तो ये परचेज की एंट्री नहीं कर सकता, ये पीपीई को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो यहां पर ये फाइनेंशियल एसेट बुक करेगा इक्वल टू द ट्रांसफर प्रोसीड, इट शैल अकाउंट फॉर 109, एंड बायर लेसर डज नॉट रिकॉग्नाइज द ट्रांसफर्ड एसेट एंड अकाउंट फॉर द अमाउंट पेड एज अ रिसीवेबल इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 109। और ये फाइनेंशियल एसेट्स की अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएगा, फैट बनाएगा, ये फ्लैट बनाएगा, ठीक है ना। हो गया काम फाइनेंस लीज। अरे सर इतना सरल था क्या? हाँ, फाइनेंस लीज सरल हो गया इसकी वजह से, है ना। अच्छा, और कुछ बात तो छूटी नहीं ना इसमें? ये वाला जो इस साइड का जो राइटअप था वो अपना बाकी रह गया था, कहाँ था ये वाला? ये वाला। अब इस चीज को पढ़ेंगे आप तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ये वाला बॉक्स जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए, ऑफ मार्केट टर्म में सच एडजस्टमेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीज प्रीपेमेंट मेड बाय द सेलर लेसी और एडिशनल फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू द सेलर लेसी एज द केस में बी। तो एडिशनल फाइनेंसिंग ये वाला और लीज प्रीपेमेंट ये वाला, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट दोस्तों हो गए। इसमें भी अगर यदि कोई आपको डाउट रहा होगा तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी। और ये अपना समाप्त होता है सेल और लीज बैक का टॉपिक।
डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। तो देखिए डिस्क्लोजर्स के अंदर आपको ये कुछ बात बतानी होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया रह गया ना, कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, घुमाने फिराने वाला एरिया है। तो लेसी का रीजन बताए सेल और लीज बैक के लिए, तो रीजन बताना बहुत ही बढ़िया बात हो गई। मतलब इंटेंट जो है वो आपको बताना, लिखकर बताना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट में, है ना। की टर्म्स और कंडीशन जो है इंडिविजुअल सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन की, पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, ठीक है, अगर कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हो जो लीज लाइबिलिटी में मेजर नहीं हुआ है। कैश फ्लो इफेक्ट ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इन द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी ये कुछ 4 आपके डिस्क्लोजर से रिलेटेड पॉइंट है जो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा समाप्त हुआ। अब 2 ही पॉइंट और रह जाते हैं इस इंडेस में, एक तो ट्रांजिशन से रिलेटेड, एक कोविड-19 का अमेंडमेंट। 2 चीजें हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर पिकअप करेंगे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू।